today we are going to discuss the urea fertilizer, right? Urea fertilizer ही पढ़ना ना मैं students? Am I Yes, audible? ma'am. Okay. Now tell me थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर्स क्या है बच्चों? What is the meaning of fertilizer? फर्टिलाइजर के बारे में क्या समझते हैं? कुछ है आइडिया? जानते हैं फर्टिलाइजर किसे कहते हैं? मैम वो कंपाउंड जो सॉइल को मिनरल से इनरिच करें। सॉइल को मिनरल से इनरिच करें, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजर। तो क्या कह सकते हैं? अगर मैं डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर इज एनी मटेरियल of natural or synthetic origin added to the soil to supply one or more plant nutrients, है ना? वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट, जरूरी नहीं है कि हमारे जो फर्टिलाइजर हमने यूज करके सारे ही न्यूट्रिएंट्स हो, है ना? तो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनती है? फर्टिलाइजर इज एनी मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन added to the soil to supply one or more plant nutrients। ये तो बन सकती है ना डेफिनेशन की? कुछ और बनेगी बताओ? यस मैम। ठीक है, अभी बात आती कि ठीक है फर्टिलाइजर की डेफिनेशन की बात कर ली और क्या क्या हमें फर्टिलाइजर और प्लांट न्यूट्रिएंट्स ना, तो क्या करते हैं क्रॉप के साथ? क्या क्या चीजें क्या कर सकता है फर्टिलाइजर क्रॉप के साथ? क्या करेगा? मैम क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाएंगे और जो सॉइल होगी उसको इनरिच करेंगे, जो मिनरल्स कम हो जाएंगे। हाँ, तो क्या कर सकते हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्रॉप मटेरियल, है ना? विदाउट न्यूट्रिएंट्स द क्रॉप कैन नॉट ग्रो। मिनरल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट्स फॉर क्रॉप, है ना? तो हमें जितने भी हमारे मिनरल्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं? अब जैसे कि अगर फोटोसिंथेसिस ही करनी है प्लांट को तो इन एब्सेंस ऑफ मिनरल्स क्या फोटोसिंथेसिस हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो क्रॉप क्या करता है? क्रॉप नीड एनर्जी means light, in the presence of light ना, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, ये जरूरी है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो क्या होगा? आपके जो क्रॉप है वो ग्रो नहीं कर सकती। तो क्रॉप के फोटोसिंथेसिस के लिए तो क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए और मिनरल्स चाहिए ताकि वो ग्रो करे। अदरवाइज आपने देखा होगा कि क्रॉप में जैसे अगर मिनरल्स नहीं है सॉइल में तो डेफिशिएंसी की वजह से उसमें कोई ना कोई आपकी या तो डिजीज हो सकता है या कोई वो नहीं वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, या कुछ समय बाद आप देखते हैं कि वो आपका जो भी आपका प्लांट है, क्रॉप है, वो डेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल्स। तो अभी हम लोग जो आजकल जितना भी पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजर में, आप लोगों ने कुछ पढ़ा भी होगा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अच्छा, आजकल पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इन है आजकल, जिसको भी देखो ना ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातें कर रहे हैं। क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग? जानते हैं इसके बारे में? या फर्टिलाइजर पढ़ने जा रहे हैं सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती और मतलब जो वाटर होता है उसमें भी हम क्रॉप ग्रोथ कर सकते हैं। हाँ, आपको वो वाली जो टेक्निक होती है वो कौन सी कहलाती है जिसके अंदर वाटर में हाइड्रोपोनिक्स। हाँ, तो उसके अंदर वाटर में भी क्या करते हैं आप प्लांट से ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने घरों में देखा होगा ना, लोग बॉटल्स पे वाटर बॉटल्स में ही अपने मनी प्लांट्स लगा देते हैं। मगर वो तो नहीं, मगर बड़ी बड़ी फार्मिंग होती है। इवन आप जो कोरिएंडर लीव्स की फार्मिंग में भी देखा होगा कि लोग बड़े बड़े पॉन्ड्स होते हैं, सिर्फ वाटर होता है उसमें और कुछ नहीं, और वो उसमें क्या कर रहे हैं? ग्रो करा रहे हैं अपने कोरिएंडर लीव्स या बड़ी बड़ी पूरी फार्मिंग ही होती है इसमें। तो ये देखते हैं कि हमको ये जो मिनरल्स हैं ये जो नेचुरल वे में जो प्लांट को मिलते हैं वो ऑर्गेनिक आपकी फार्मिंग के अंदर आते हैं। तो नेचुरल तरीके से आप डाल रहे हैं
और बाकी जैसे हम लोग आजकल जो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, यूरिया आप डालते तो हो अपने सॉइल में, खूब यूरिया डालते हैं, तो उसके बाद आप देखोगे कि इससे काफ़ी ड्रॉबैक्स भी आते हैं। आपका जो जितनी भी ये ज़मीन होती है ना, ये बारन होने लग जाती है। तो अब ये हो गया है कि ये अवॉइड करें, आप ज़्यादातर जो आप डालें इससे फर्टिलाइजर्स डालें, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालें, कंपोस्ट डालें, इसकी आजकल ज़्यादा डिमांड चल रही है ना। तो क्या कर देते हैं कि ये हमारे जो जितने भी यूरिया फर्टिलाइजर हैं, ये इसमें काफ़ी ना टॉक्सिसिटी भी होती है। ये कहा जाता है, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये चीज़ थी कि जैसे बनाना होता है ना, बनाना का जब हम बात करें तो जितना फर्टिलाइजर में यूरिया वो सब डालते हैं अपने सॉइल में, अगर वो सारा का सारा फर्टिलाइजर से जितना उसको मिल रहा है ना, टॉक्सिसिटी मिल, टॉक्सिक बिहेवियर को मिल रहा है, अगर वो हम खा ले तो एक बनाना खाते ही मर जाए। मगर जब ये आपका ग्रो होता है ना प्लांट, तो सॉइल क्या करता है, उसकी 80% जो टॉक्सिक आपकी प्रॉपर्टी है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल, और तब उसको आपको क्या करता है, ये प्लांट्स को ग्रो कराता है। तो आप हम जो खा रहे हैं, बनाना भी आजकल खा रहे हैं या कोई एप्पल खा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि पहले आपके बहुत अच्छे फ्रूट्स आते थे, उनमें टेस्ट होता था। अब जो बनाना खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, देखो वो टेस्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ आपका हमने इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, ये जो आपकी केमिकल फर्टिलाइजर इतने ज़्यादा आपने यूज़ कर दिए हैं, तो इसकी वजह से क्या है, टॉक्सिक आपका जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई हैं। और तो कहते हैं कि सॉइल जो होती है 80% जो टॉक्सिक आपकी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। सिर्फ मेरे ख्याल से 10 या 20 रह जाता है कि वो आपने बनाना खाया और फिर उसको पील ऑफ करके फेंका, उसको खा लिया, तो अभी भी टॉक्सिक भी आपके अंदर गया, मगर बहुत ही ज़रा सा गया। मगर अगर आप ये फर्टिलाइजर्स ना यूज़ करके आप जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, ऑर्गेनिक मतलब कि जो आपके डिकम्पोज होता है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, कंपोस्ट है, जो आपको काऊ डंग है, ये यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और उसके आजकल बहुत वर्क चल रहा है, जो लोग फार्मिंग करते हैं उसकी बहुत अच्छे। और आजकल कहते हैं ना कि ये ऑर्गेनिक चीज़ है, ये ऑर्गेनिक आपका गेहूँ आया हुआ है, ऑर्गेनिक आपके चावल आए हुए हैं, तो महंगे भी होते हैं, क्योंकि जब आप फार्मिंग करते हो तो उसमें आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। मगर हाँ, ये अगर आप एक बार ये मान लो कि आप यूरिया फर्टिलाइजर जितने भी आपकी केमिकल से ही कम कर दोगे, तो आपकी जो होती है सॉइल होती है, वो इसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। अदरवाइज आपकी जितनी भी ज़मीन अब हो गई है, बारन होती जा रही है। मैंने खुद जा करके कितनी जगह देखा कि वहाँ की जो ज़मीन की जो मिट्टी है एकदम सफ़ेद सी पड़ गई, जबकि आप देखो जो अच्छी मिट्टी तो ब्लैक उसका कलर होता है, ब्लैक डार्क ब्राउन सफ़ेद सी पड़ गई है। जितने भी हमारे फार्मर्स वो यूज़ करने लगातार यूरिया पे यूज़ करते रहे, उसके बाद कितने तो ड्रॉबैक्स आते हैं, तभी इसके बारे में सर्च करना तो पता चलेगा। ठीक है ना, हम लोग वापस अपने टॉपिक पर ही आते हैं। तो अच्छा, अब क्या चीज़ है कि हमारी जो 3 मेन न्यूट्रिएंट्स क्या क्या चीज़ें चाहिए सॉइल को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NPK बोलते हैं ना, NPK। 3 मेन न्यूट्रिएंट्स क्या है बच्चों? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हाँ, 3 मेन न्यूट्रिएंट्स क्या है? मेन न्यूट्रिएंट्स क्या है सॉइल के लिए? आप पता आपने फर्टिलाइजर Ma'am, nitrogen, phosphorus, potassium. हाँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ना। नाइट्रोजन क्या है, फॉस्फोरस का P, और पोटेशियम की क्या होता है, K होता है ना सिंबल, NPK बोलते हैं ना इसको। तो वाई नाइट्रोजन इज एसेंशियल? नाइट्रोजन क्यों एसेंशियल है? थोड़ा सा मैम प्लांट की ग्रोथ के लिए। थोड़ा सा फर्टिलाइजर को ब्रीफ कर ले, फिर हम लोग यूरिया की तरफ बढ़े। मैं जानती हूँ तुम लोगों को कितना आता है। हाँ बताओ बेटा, नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? मैम प्लांट की ग्रोथ के लिए। हाँ, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, ये क्या है, नाइट्रोजन क्या है, प्रोटीन है ना। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इज नाइट्रोजन, एंड इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। ठीक है, अभी अगर और सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन के अगर ज़्यादा अच्छे से सप्लाई करते हैं तो इसकी ग्रोथ है, कलर है, ईल्ड है, सब पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ईल्ड भी आपकी कम होगी, ग्रोथ भी कम होगी, है ना। तो नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड इज वेरी वेरी important for the growth and development in plants. Now next comes to the phosphorus. Phosphorus क्या होता है? phosphorus क्यों जरूरी है? मैम फॉस्फोरस डीएनए में जरूरी है। हाँ, और बता। मेन फॉस्फोरस का रोल कहाँ पर होता है? रूट डेवलपमेंट पे। प्लांट की रूट होती है ना, फॉस्फोरस इज वाइटल फॉर एडिक्वेट रूट डेवलपमेंट, है ना, एंड हेल्प्स द प्लांट रेजिस्ट ड्राउट। जो ड्राउट्स होते हैं ना उसको रेजिस्ट करने में आपकी क्या रूट्स ही, तो आप क्या करते हैं जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, ड्राउट हो जाती है, तो क्या होता है ये जो आपकी प्लांट की जो रूट्स होती है यही तो आपके वाटर को भी पकड़े रहते हैं ना। अगर वो नहीं होगा वहाँ पर तो क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। बोलते हैं जहाँ पे प्लांट्स नहीं वहाँ पर सूखा पड़ गया, है ना। तो phosphorus is very very important for the root development and helps the plant resist drought. और इसके अलावा प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो चाहिए, जैसे कि राइपनिंग ऑफ सीड एंड फ्रूट। राइपनिंग ऑफ सीड एंड फ्रूट के लिए भी फॉस्फोरस के लिए फॉस्फोरस की बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आप ऐसे से अलग अलग करके याद करो कि नाइट्रोजन क्या है, वो तो प्रोटीन की बात है, वो प्रोटीन का काम क्या होता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। फॉस्फोरस कहाँ पर जरूरी होता है? रूट डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, और राइपनिंग ऑफ सीड एंड फ्रूट के लिए जरूरी है फॉस्फोरस। पोटेशियम कहाँ पे जरूरी होता है? पोटेशियम क्या करता है? बताओ, पोटेशियम का क्या काम होता है? स्टूडेंट्स ये पढ़ चुके हैं ना चैप्टर आगे आप? फर्टिलाइजर तो पढ़ा है ना आप लोगों ने? नो मैम। तो आप लोग तो मुझे बोल रहे थे कि यूरिया पढ़ना है, फर्टिलाइजर पढ़ चुके ना, स्टार्टिंग का जो आपका जो वीक है पढ़ चुके हो ना। यूरिया से पढ़ाना था ना फर्टिलाइजर, यूरिया तो फर्टिलाइजर का एक पार्ट है ना। फर्टिलाइजर तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा हो, किसको कहते मैम हैं? अमोनियम फॉस्फेट खाली पड़ा था। अच्छा चलो फिर ठीक है, अभी तो अगर नहीं है तो आप लोग नोट करते चलो। डू यू हैव कॉपी एंड पेन? यस मैम। ठीक है, तो फिर से नोट करते चलो। नाइट्रोजन का क्या मैंने क्या बताया, फॉस्फोरस का क्या बताया, पोटेशियम क्या है? पोटेशियम इज सेंट्रल टू द फोटोसिंथेसिस ऑफ क्रॉप। फोटोसिंथेसिस में भी आपका पोटेशियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और इट इम्प्रूव्स द क्रॉप क्वालिटी एंड क्रॉप रेजिस्टेंस टू लॉजिंग डिजीज इन क्रॉप। पोटेशियम का क्या रोल है? फोटोसिंथेसिस में है, क्रॉप क्वालिटी में है, और डिजीज को ड्राउट्स को के लिए रेजिस्टेंस पावर पोटेशियम मैम वाटर डिफ्यूजन को भी कंट्रोल करता है प्लांट के सरफेस से। किस पे बेटा? मैम वाटर डिफ्यूजन को प्लांट सरफेस से। तो वही तो मैंने कहा, ड्राउट्स क्या होता है? वही सूखा पड़ता है ना, तो वाटर डिफ्यूज नहीं होगा। पोटेशियम आपका हेल्प करता है, फॉस्फोरस आपका हेल्प करता है, पोटेशियम और फॉस्फोरस दोनों इस चीज में हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो देन पोटेशियम क्या करता है? हेल्प इम्प्रूव क्रॉप क्वालिटी एंड क्रॉप रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड ड्राउट। ठीक है, ये तो हमारे 3 एनपीके हो गए। एनपीके अब आता है, ये तो हमारे बच्चे में आते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन होते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से होते हैं जानते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आपके सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, हाँ ना, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे आर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम क्रॉप ग्रोथ। सल्फर इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन द इनिशियल ग्रोथ स्टेजेस। सल्फर की बहुत जरूरी है, क्या कहाँ पर? इनिशियल ग्रोथ स्टेजेस, टू प्रोड्यूस एसेंशियल अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड ऑयल्स।
Proper sulfur is especially important in the initial growth stages to produce essential amino acids, proteins and oils. अगर ये नहीं है तो आपके essential amino acids प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे. तो जब वो ही नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगे तो इनिशियल जो ग्रोथ होती है ना प्लांट की वो नहीं पाएगी. सल्फर इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन मैग्नीशियम कहाँ जरूरी है? इट इज नीडेड फॉर मैम फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस में. वेरी गुड. मैग्नीशियम कहाँ जरूरी? फोटोसिंथेसिस में. और ये क्या करता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है ना. तभी तो फोटोसिंथेसिस में आपको क्या सनलाइट की प्रेजेंस होता है. तो मैग्नीशियम इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस and convert light into chemical energy for nutritional purposes. For nutritional purposes. तो मैग्नीशियम कहाँ जरूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए हो गया. सल्फर कहाँ जरूरी है? इनिशियल ग्रोथ के लिए. क्या कर रहा है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटीन और ऑयल का फॉर्मेशन. फिर थर्ड आता है कैल्शियम. कैल्शियम की जरूरी है. Calcium is important for the yield, quality and shelf life of fruit and vegetables. Yield, quality and shelf life of fruit and vegetables. Otherwise क्या होगा? वो जल्दी ही खराब हो जाएंगे. तो कैल्शियम की जरूरत हमें यहाँ पड़ती है. ठीक है. और each plant nutrient has unique physiological function. ऐसा नहीं होता कि आप उसकी जगह पर आपने ये दे दिया तो सब कुछ मिल गया. नहीं. Each plant nutrient has unique physiological functions which cannot be replaced by any other nutrient. This is important thing, right? तभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा बच्चों सबसे पहले फर्टिलाइजर की डेफिनेशन पढ़ी कि फर्टिलाइजर क्या है. क्या फर्टिलाइजर है? फर्टिलाइजर इज एनी मटेरियल ऑफ नेचुरल or synthetic origin added to the soil to supply one or more plant nutrients. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि क्यों जरूरी है फर्टिलाइजर्स और कौन कौन से होते हैं. एनपीके के हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं फर्टिलाइजर्स में. वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है. नाइट्रोजन की जरूरत कहाँ पड़ती है? इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जरूरत है. और फॉस्फोरस की कहाँ जरूरत हो रही है? रूट डेवलपमेंट में. एंड प्लांट रेजिस्ट ड्राउट और राइपनिंग ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स में फॉस्फोरस जरूरी है. पोटेशियम की कहाँ जरूरत है? पोटेशियम हेल्प इम्प्रूव क्रॉप क्वालिटी एंड इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, है ना. एंड इट हेल्प्स to resist for the disease and the drought. फिर आपने पढ़ा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. तो सल्फर इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन द इनिशियल ग्रोथ. मैग्नीशियम इज नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर द yield, quality and shelf life. Okay. And each plant nutrient has unique physiological functions which cannot be replaced by any other nutrient. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. अब आते हैं हम लोग वापस. अब आते हैं हम लोग बच्चों की क्लासिफिकेशन. फर्टिलाइजर्स की क्लासिफिकेशन मुझे बताएंगे आप लोग कैसे क्लासिफिकेशन हुआ फर्टिलाइजर का? What are the main classification of the fertilizer? देखो एक अच्छा है इस पर मुझे स्लाइड मिला है मैं तुमको शेयर करती हूँ. तुम लोग जरूर देखो.
ये दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, Yes, ma'am. ठीक है। ये डेफिनेशन तो मैंने बात कर दी थी, फर्टिलाइजर इज एनी मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन एडेड टू द सॉइल टू सप्लाई वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पर। तो देखिए क्लासिफिकेशन पर आपको दिख रहा है ना, Yes, ma'am. है ना। तो फर्टिलाइजर्स को तीन पे आपको कैटेगरीज में क्लासिफाई करा जाए, स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स एंड द मिक्स फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या है? व्हाट इज स्ट्रेट फर्टिलाइजर? जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स में कौन होते हैं? एनपीके होते हैं ना। एनपीके इज द प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं सिर्फ, उनको कहते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स आर दोज which supply only one primary plant nutrient, only one primary plant nutrient, mainly nitrogen, phosphorus और potassium। या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा, कोई भी एक होगा प्राइमरी में से भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूरिया है, अमोनिया सल्फेट, यूरिया है NH2CO NH2, उसमें क्या है? नाइट्रोजन है ना। अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, दीज आर द स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, जिनमें लोग कहते हैं सिर्फ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम की सप्लाई करते हैं। नाउ कम टू द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में क्या होगा? 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होंगे इसमें, है ना। 2 और 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स कंटेन 2 और 3 प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ऑफ विच two primary nutrients are in chemical combination। आपके 2 और 3 हो सकते हैं, मगर उसमें से 2 क्या होंगे? केमिकल कॉम्बिनेशन में होंगे। These fertilizers are usually produced in granular form। ये तो होते हैं ग्रानुलर फॉर्म में होते हैं, जैसे आपका डायमोनियम फॉस्फेट है या नाइट्रो फॉस्फेट। अभी आप देखो ये क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है। केमिकल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कैसे? देखो डायमोनियम फॉस्फेट, जैसे फॉस्फोरस भी है और नाइट्रोजन भी है ना। नाइट्रोफॉस्फेट, इसमें क्या है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों है। जबकि ये देखो ये प्राइमरी आपके स्ट्रेट वाले थे, स्ट्रेट वाले में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही प्राइमरी वाला न्यूट्रिएंट था। इसमें आपके 2 या 3 हो सकते हैं, उसमें से 2 क्या होंगे? आपके कॉम्बिनेशन फॉर्म में। एंड अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट में भी क्या होगा? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, ठीक है। तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। फिर मिक्स फर्टिलाइजर्स क्या कर सकते हैं? मतलब इसको हम मैकेनिकली या मैनुअली मिल आपके स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स को हम लोगों ने मिक्स कर दिया। स्ट्रेट फर्टिलाइजर हम लोगों ने ले लिया, जैसे यूरिया ले लिया, अमोनियम सल्फेट ले लिया, पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, इनको मिक्स कर दिया और फिर सॉइल में डाल दिया, इसको बोलते हैं ना मिक्स फर्टिलाइजर। या physical mixture of straight fertilizers, they contain 2 or 3 primary plant nutrients। Mixed fertilizers are made by thoroughly mixing the ingredients either mechanically or manually। ये बात समझ में आई बिल्कुल? या आगे समझ में? यस मैम। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ना फर्टिलाइजर्स का। और इसके अलावा हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म वी कैन क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरीज, सॉलिड फर्टिलाइजर एंड द लिक्विड फर्टिलाइजर। ये तो हमारे कैसे हो गए थे? बेस्ड हो गए थे अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिएंट्स ना। हम लोगों ने इनको स्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स और मिक्स फर्टिलाइजर्स कर दिया था। तो फॉर्म ऑफ फिजिकल फॉर्म वी कैन अगेन क्लासिफाई आवर फर्टिलाइजर इनटू 2, सॉलिड एंड द लिक्विड। सॉलिड में मतलब क्या हो गया? पाउडर फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में है, क्रिल्स में है। क्रिल्स क्या होते हैं? क्रिल्स क्या होते हैं? बताइए, क्रिल्स का मतलब क्या होता है? क्या करते हैं क्रिल्स? ये कैसे होते हैं? ये भी तरीके से आपके मतलब जैसे पैलेट्स होते हैं गोल गोल, जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखो फिल्स, ये ना बॉल सॉलिड ग्लोब्यूल होते हैं, है ना। और ये बनाए कैसे जाते हैं कि जब आपके जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स होते हैं ना,
उनको उनको क्योंकि कंजीलिंग कर दिया थी। कंजीलिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है? What is the meaning? नो मैम। कंजीलिंग का मतलब होता है लिक्विड को सॉलिड की फॉर्म में फ्रीज करना। तो हमने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया, उसको उसकी हमने कंजीलिंग करी, तो ये ग्लोबुलर फॉर्म में, सॉलिड ग्लोबुलर फॉर्म में आ जाते हैं, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में देखा ना, गोल गोल छोटे छोटे, उसको बोलते हैं फ्रिल्स। तो फ्रिल्स क्या होते हैं? ये सॉलिड ग्लोब्यूल होते हैं और कैसे बनते हैं? फॉर्म क्या है? कंजीलिंग ऑफ लिक्विड, कंजीलिंग से बनते हैं। इसका अगर हमने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया तो कंजीलिंग करी तो ग्लोब्यूल्स बनते हैं, तो बोलते हैं फ्रिल्स। ठीक है, आए समझ में? कौन कौन से इसमें हमारे पास दे रखे हैं? पाउडर फॉर्म में है ना? पाउडर फॉर्म में आपके कौन कौन से होते हैं? ये आपके सुपर फॉस्फेट हो गए ना, और क्रिस्टल्स के फॉर्म में हो सकता है। क्रिस्टल के फॉर्म में कौन कौन सा होता है? क्रिस्टल्स के फॉर्म में कौन कौन सा? अमोनियम सल्फेट है, और फ्रिल्स के फॉर्म में है आपका। फ्रिल्स के फॉर्म में कौन कौन से आपके बता दिए? ये यूरिया है, डायमोनियम फॉस्फेट है, सुपर फॉस्फेट है। ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में है, सुपर ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में है ना, और ब्रिकेट्स के फॉर्म में है। ब्रिकेट्स क्या होते हैं? what is the meaning of briquettes? यूरिया ब्रिकेट्स लिखा हुआ है, ब्रिकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रिकेट्स का नाम सुना है? ब्रिकेट्स, यूरिया ब्रिकेट्स। स्टूडेंट्स, am I audible or not? यस मैम। हाँ, तो ब्रिकेट्स क्या होते हैं बेटा? मैम नहीं पता। देखो, ब्रिकेट्स में क्या करते हैं हम लोग बच्चे, बहुत ही आपको एकदम कंप्रेस कर दिया जाता है, ब्लॉक बना दिए जाते हैं, मतलब इसके मतलब यूरिया के ब्लॉक बना दिए गए कंप्रेस करके, तो उसको बोलते हैं ना ब्रिकेट। ब्लॉक टाइप के ब्लॉक्स बन गए है ना, ये बन गए तो ब्रिकेट्स। तो ये हमारे क्या है? सॉलिड फर्टिलाइजर्स हैं। फिर आता है लिक्विड फर्टिलाइजर। लिक्विड फर्टिलाइजर्स में क्या होता है आपके? ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, पोटाशियम फर्टिलाइजर्स हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं, है ना। ये सब भी आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर्स में तो कहाँ यूज होंगे आपको पता है कि लिक्विड फॉर्म में है, डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं आप, सीधे सीधे क्या कर सकते हो? उसको सॉइल में आपने स्प्रे कर दिया है ना, और उसके सॉइल को स्प्रे कर दिया या उसके आपके सॉइल में इसको मिक्स कर दिया। लिक्विड फॉर्म फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड विद इरिगेशन वाटर और फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन। जो आप इरिगेशन मतलब जब वाटर सप्लाई कर रहे हो ना, तभी आप उसके साथ मिला दो। और अच्छे इसलिए होते हैं, ईज ऑफ हैंडलिंग, लेस लेबर रिक्वायरमेंट। अदरवाइज सॉलिड लोगे तो सॉलिड को क्या करना पड़ेगा आपको? अच्छे से सॉइल के साथ मिक्स करना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए आपको लेबर की जरूरत है। अदरवाइज लिक्विड फर्टिलाइजर इजीली हम लोग यूज कर लेते हैं। एंड possibility of mixing with herbicides have made the liquid fertilizers more acceptable to farmers। और वो herbicides के साथ भी अच्छे से इजीली मिक्स हो जाता है ना। जब आपको herbicides डालना हो, प्लांट्स में डालना हो, तो अपने लिक्विड फर्टिलाइजर को मिला के डाल दिया, तो वो ज़्यादा इजीली से आपको कर सकते हैं। तो ये हो जाता है ना। अब ये थर्ड एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग जो देखा जी ना, ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का मतलब वही नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोटिक में आपका फॉस्फोरस हो गया, पोटाशिक में आपका पोटाशियम हो गया, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? सभी मिक्स हो सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो में NPK पढ़ रहे थे ना, वही वाला क्लासिफिकेशन एक और है यहाँ पर, NPK वाला। तब ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अब हम लोग यूरिया पढ़ेंगे। आप लोगों ने कौन कौन से फर्टिलाइजर तो पढ़ ली बच्चों? कौन कौन से फर्टिलाइजर पढ़ लिए अभी तक? मैम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट। अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट पढ़ लिया, ठीक है, मतलब ये वाला पढ़ लिया आप लोगों ने।
अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट। अब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करते हैं, फिर फॉस्फेटिक की बात करेंगे, फिर पोटाशियम की बात करेंगे। तो नाइट्रोजनस में आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। अमोनिया हो सकता है ना, और नाइट्रेट हो सकता है जिसमें नाइट्रोजन हो, और अमोनिकल नाइट्रेट हो सकते हैं, और एमाइड, एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NHCO ना, NHCO। और अमोनिकल का तो NH4 होता है, नाइट्रेट में क्या होता है, NO3 होता है, और अमोनिकल में भी क्या होगा, NH4 होगा। तो सभी में आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स हैं ये। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस अमोनिया, फिर नाइट्रेट में सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, अमोनिकल एंड नाइट्रेट का आपने पढ़ लिया है, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, और एमाइड में आपका आता है यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स पर। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, क्यों हमने उसके बारे में बताई थी आप लोगों को। More than 80% of the fertilizers used in this country are made up of nitrogenous fertilizers, particularly urea. इतना हम लोग अभी अपना कंट्री में यूज करते हैं फर्टिलाइजर में, तो उसका more than 80% of the fertilizers किसके बने होते हैं, वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, और पर्टिकुलरली यूरिया बहुत इस कंट्री में यूज होता है। क्योंकि यही वजह भी है कि धीरे धीरे हमारे जो फील्ड है, सॉइल है, बैरन होती जा रही है। बहुत एक्सट्रीम आप किसी चीज से आप एक लिमिट में यूज करें तो ठीक है। अब आजकल क्या है ना, लोग जिसको देखो यूरिया, पहले अपने एड्स भी बहुत आते थे यूरिया, जब तो कम हो गए। And it is extremely efficient in increasing the production of crops and possibilities of its economic production and unlimited economic production, है ना, are unlimited। फिर आता है कि अभी इसको फिर से अगर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को फिर से हम क्लासीफाई करें, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो फिर से आपका यही आ जाता है, ये मैंने आपको बताए हैं। अमोनिकल में आपने पढ़ा कि ये जितने भी अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, नाइट्रस अमोनिया है, these are the ammonical fertilizers ना। Ammonical fertilizers contain the nutrient nitrogen in the form of ammonium और अमोनिया। इम्पोर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें, इन फर्टिलाइजर्स में, तो जो नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में रहता है, अमोनिया या अमोनियम के फॉर्म में रहता है। एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर्स आर very soluble in water and readily soluble in water and therefore readily available to crops. Easily soluble हो जाते हैं, इसलिए हमारे crops में भी easily उनको मिल जाते हैं। और except rice, all crop absorb nitrogen to nitrate form. These fertilizers are resistant to leaching loss as the ammonium ion gets readily absorbed on the colloidal complex of the soil. क्योंकि बहुत जल्दी आपके क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो लीचिंग जो होता है ना, लीचिंग जानते हैं किसे कहते हैं, लीचिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीचिंग? स्टूडेंट्स, am I audible? यस मैम। हाँ, लीचिंग का मतलब क्या होता है? मैम मिनरलाइजेशन प्रोसेस में स्टेप होता है लीचिंग। किसमें स्टेप होता है? मैम मिनरलाइजेशन में। नहीं बेटा, हम लोग तो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग तो क्रॉप्स के बारे में, ये फर्टिलाइजर इसे पढ़ रहे हैं ना। तो फर्टिलाइजर के केस में बताओ लीचिंग का मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजर मतलब एग्रीकल्चर में लीचिंग का मतलब क्या होता है? लीचिंग का मतलब होता है द लॉस ऑफ वाटर, है ना, लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जितने भी हमारे सॉइल में
वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस हो जाना, है ना, उनका क्या हो जाता है, लीचिंग हो जाएगा कि आपने जैसे क्या होगा, आपने पानी डाला या आपका खूब ज़्यादा रेन हुआ तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, आगे बह के चले जाएंगे, तो हमारे सॉइल से वो मिनरल्स कम हो गए ना, तो दिस इज नोन एज लीचिंग, द लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, है ना, नहीं आपको पता तो लिख लो, लीचिंग का मतलब द लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स का सॉइल में से लॉस हो जाना, उसको कहते हैं लीचिंग। तो अभी यहाँ पर कहाँ पर वर्ड हम लोगों ने यूज करा लीचिंग का, दीज फर्टिलाइजर्स आर रेजिस्टेंट टू लीचिंग लॉस, इनका मतलब इनका अगर वाटर फ्लो होता है, रेनिंग होती है तो ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो पानी के साथ बह करके नहीं चले जाते। आपने देखा होगा जैसे ना कि आप सॉइल में आपने पानी डाला, ये जो पानी बहता है ना सफेद सफेद सा कुछ बहता है साथ में, सफेद वाइट वाइट कलर का, वो क्या मिनरल्स ही तो हैं, सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं वो आपके, अगर आपने पानी जैसे डाला तो सारे मिनरल्स फ्लो करके आगे चले के बह के आगे चले गए, तो ये लीचिंग हो गई ना। तो अभी अगर आप मैम, हाँ बोलिए। मैम जो डिकम्पोजिशन में एक प्रोसेस होता है लीचिंग, वो अलग होता है? हाँ, दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पर एग्रीकल्चर में अगर आप बात कर रहे हो, एग्रीकल्चर में मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, देखो लीचिंग का मतलब लॉस होता है, ठीक है, लीचिंग का मतलब लॉस होता है, अगर उसमें एग्रीकल्चर के केस में देख लो तो मतलब क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, है ना, और लीचिंग का मतलब क्या हो सकता है, लॉस ऑफ कोई कोई भी मटेरियल है फ्रॉम अ कैरियर, किसी भी चीज में से किसी चीज का लॉस हो जाना, दिस इज नॉन एज लीचिंग, ठीक है। जहाँ पर आप बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो बेटा? मैम डिकम्पोजिशन में प्रोसेस होता है ना, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। लीचिंग का मतलब क्या हो गया, वो डिकम्पोज हो रहा है ना, उसके बाद उसका लॉस हो रहा है वहां से, वो फ्रेगमेंट में टूट रहा है, वो जा रहा है वहां से, लॉस हो रहा है, तो लीचिंग का मतलब होता है लॉस होना किसी किसी का भी किसी चीज से। एग्रीकल्चर में अगर बात करोगे तो आप किसकी बात करोगे, लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाना फ्रॉम द सॉइल ऑफ एग्रीकल्चर। तो these fertilizers are resistant to leaching loss, क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, as ammonium ions get easily absorbed on the colloidal complex of the soil। कोलाइडल कॉम्प्लेक्स ऑफ द सॉइल क्यों बोला गया, ये सॉइल जो होता है कोलाइडल फॉर्म में रहता है ना, उसमें जाकर के इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके अमोनिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फिर और दूसरा आता है आपका अमोनियम सल्फेट है, ये सब आपके कोर्स में है क्या, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड कोर्स में है आप लोगों के? मैम अमोनियम सल्फेट है। तो अमोनियम सल्फेट पढ़ा कुछ लोगों ने? यस मैम। तो ये कैसा होता है, व्हाइट सॉल्ट होता है ना, एंड completely solved in water, 20.6% of nitrogen and 24% of sulfur होता है अमोनियम सल्फेट में, 26% nitrogen and 24% sulfur है, and this is very very important for the rice and jute cultivation, rice cultivation इनको यूज करते हैं, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको हम ड्राई कंडीशन में स्टोर कर सकते हैं, इट इज इजी टू हैंडल एंड स्टोर देयर अंडर ड्राई कंडीशन, बट ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकम्स फ्रॉम लम्स, तो क्योंकि क्या करते हैं ना, ये थोड़े से ऐसे होते हैं कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लम्स पड़ जाते हैं रेनी सीजन में, अदरवाइज ड्राई सीजन में यू कैन यूज अमोनियम सल्फेट वेरी इजीली। और इसको जब हम ये जो बीजे सॉइल में लगाते हैं ना, इट कैन बी अप्लाइड बिफोर सोइंग एंड द टाइम ऑफ सोइंग और स्टॉप ड्रेसिंग विद सोइंग फॉर्म, जब हम लोग ये बीजे लगाते हैं जमीन पे सॉइल में, उस समय हम लोग उससे पहले ही हम अमोनियम सल्फेट डाल सकते हैं या उस टाइम पे डाल सकते हैं, या टॉप ड्रेसिंग, जब टॉप ड्रेसिंग का मतलब क्या होगा, जब आपकी क्रॉप ग्रो कर रही है उस समय ऊपर आपने फील्ड पे डाल दिया, मुझे टॉप ड्रेसिंग, अमोनियम सल्फेट कैन बी यूज इन दिस फॉर्म, है ना। तो कितना परसेंट है, 20% नाइट्रोजन है, 24% सल्फर है
very important for the rice and jute cultivation, and it can be stored in dry condition, but during rainy season plants बन जाते हैं उसमें, है ना। और तब हम लगाते हैं जब हम बीज को उसमें फील्ड में लगा रहे होते हैं बीज को, तब या फिर जब ग्रोइंग क्रॉप हो रही होती है तो क्रॉप ड्रेसिंग कर दी जाती है, अमोनियम करती है। नाउ कम्स टू द अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में क्या आपने पढ़ा है? अमोनियम क्लोराइड है कोर्स पे? नो मैम। नहीं है तो छोड़ देते हैं। नाउ हम लोग वापस से यूरिया पे हम लोग आते हैं, क्योंकि यूरिया की केमिस्ट्री हमें पढ़नी होगी। अमाइड फर्टिलाइजर, ठीक है। अमाइड फर्टिलाइजर है यूरिया, NH3O, NH2, and they are readily soluble in water and easily decomposable in the soil. क्या आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कुछ जानकारी है इसके बारे में, कैसे बनाते हैं हम लोग? सबसे पहले यूरिया जो बनाया गया था ना, वो यूरिन से बनाया गया था, लैब में से बनाया गया था। So amide fertilizers are readily soluble in water and easily decomposable in the soil. The amide form of nitrogen is easily changed to ammoniacal and then to nitrate form in the soil. पहले किसमें चेंज होता है ये? जमाइड है, अमोनिकल में चेंज हुआ और उसके बाद नाइट्रेट फॉर्म में चेंज हो जाता है अमाइड फर्टिलाइजर। मतलब ये यूरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो अब अगर यूरिया की बात करें, द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कंटेनिंग 46% नाइट्रोजन। 46% नाइट्रोजन है और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, सॉलिड है। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस readily soluble in water. It absorbs moisture from the atmosphere and has to be kept in moisture-proof containers. इसलिए यूरिया को हम लोग किसमें रखते हैं? Moisture-proof containers में रखते हैं, otherwise it can absorb moisture from the atmosphere and it is readily converted to ammoniacal and nitrate forms in the soil. ये तो हमें बताइए कि अमाइड फर्टिलाइजर है, तो अमाइड फर्टिलाइजर क्या करेगा? पहले अमोनिकल में चेंज होगा, उसके बाद नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा। The nitrogen in urea is readily fixed in the soil in an ammonical form and is not lost in drainage. वही जब आपकी ब्लीचिंग होती है या ड्रेनेज होता है तो आपका ये लॉस नहीं होता है, क्योंकि क्या करता है, ये अमोनिकल फॉर्म में जाकर के सॉइल में अच्छे से ये भी एब्सॉर्ब हो जाता है, फिक्स हो जाता है। यूरिया स्प्रेज आर रेडिली एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स, और अगर यूरिया स्प्रे करते हैं तो प्लांट्स इजीली उसको एब्सॉर्ब भी कर लेते हैं, है ना। और इसका भी होता है कि जब आप सीड्स लगा रहे होते हैं तो उस समय आप यूरिया की यूरिया अप्लाई कर सकते हो या टॉप ड्रेसिंग के टाइम पर कर सकते हो। And it is suitable for most crops and can be applied to all soils. सारी ज़्यादा जितनी भी आप देखोगे जहाँ पर भी फार्मिंग हो रही है ना, वो लोग यूरिया ही ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो इसके बारे में हो गया। अब इसकी केमिस्ट्री के बारे में हम लोग आते हैं कि यूरिया फर्टिलाइजर की क्या केमिस्ट्री है। इतना बच्चे समझ में आया है कि नहीं आया? यस मैम। यस मैम। यूरिया फर्टिलाइजर कितना स्क्रीन शेयर हो रहा है बच्चों? यस मैम। स्क्रीन शेयर हो रहा है, ये दिख रहा है ना, जो हम बात कर रहे थे यूरिया के बारे में। हाईली सॉल्युबल 46% नाइट्रोजन है इसमें, और
इसके बारे में है कि फिल्ड यूरिया स्पेसिफिकेशन है, ग्रानुलर यूरिया स्पेसिफिकेशन है, जो भी आप लेते हैं उसके स्पेसिफिकेशन रहते हैं कि मॉइस्चर कितना है ना, बायोयूरिक कंटेंट कितना है, टोटल नाइट्रोजन कितना है। ये आपका वही जो ग्लोबुलर फॉर्म मैंने बोला ना, फिल्ड फॉर्म, तो कैसे बनाते हैं, लिक्विड को फ्रीज करके बनाया जाता है फिल्ड फॉर्म। ये होती है ग्रानुलर फॉर्म, टू डिफरेंट फॉर्म। मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो यूरिया का फॉर्मेशन आपको मालूम है कैसे होता है, मालूम है कि नहीं मालूम है? क्या रॉ मटेरियल लिया था, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, मालूम है? यस मैम। पढ़ा है, लेकिन से इंटर में पढ़ा होगा या बीएससी में पढ़ा होगा। यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, या अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, दिस विल गिव यू द दिस NH2CO NH4। ये क्या है, अमोनियम कार्बामेट, दिस इज अमोनियम कार्बामेट, ठीक है। पहले ये बन गया, फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपका NH2CO NH4 जो आपका अमोनियम कार्बामेट था, उसका क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का लूज होना। NH2CO NH4 से आपको क्या बन गया, यूरिया बन गया। दो स्टेपिंग है, बहुत इजी है। अमोनिया लिया आपने और CO2 ले लिया, कुछ नहीं करना है, दोनों को सिंपल बिल्कुल आपको ऐड कर देना है, NH2CO NH4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अमोनियम कार्बामेट H2 लगा हुआ है यहाँ पर नाम में, ATG82 लिखा हुआ है, बताओ जल्दी से। कार्बामेट लिखा है ना, अमोनियम कार्बामेट, ATG82 सफिक्स लगा हुआ है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, मैं आप ही से पूछ रही हूँ, ये नाम में ATG8 सफिक्स क्यों लगा हुआ है? Am I audible? यस मैम। हाँ, अमोनियम कार्बोनेट में 88 सफिक्स क्यों लगा हुआ है, क्या बता रहा है? 88 कहाँ लगता है? मैम जब आयनिक फॉर्म में होता है तब लगता है। अरे 88 कहाँ लगता है, जब आप ईस्टर्स की बात करते हैं, RCOOR, RCOR क्या होता है, ईस्टर्स होते हैं। ईस्टर। यस मैम। जैसे क्या बोलते हैं, इथनोएट, एच लग जाता है ना, और जैसे मेथिल मेथाक्लोरेट, मेथिल मेथाक्लोरेट, ATE8 लग गया। तो ATE8 कहाँ लगता है, जहाँ पर आपका ईस्टर ग्रुप होता है, ईस्टर ग्रुप होता है RCOOR। तो देखो यहाँ पे RCOOR है ना, तो इसका मतलब ईस्टर ग्रुप की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसलिए यहाँ पर एक तो ये अमोनियम को लगा है, NH4 है, अमोनियम है ना, फिर कार्बामेट, ATH लगा क्योंकि ये आपका ईस्टर फॉर्म है, कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट नाम पड़ा। फिर अमोनियम कार्बामेट की क्या हो गई, आपकी डिहाइड्रेशन हो गया और आपको क्या बन गया, यूरिया बन गया, NH2CO plus H2O। This reaction takes place at 130 to 135 degree centigrade and about 35 atmosphere pressure. The conversion is about 40%. ठीक है, रेशियो क्या रहता है इसका, 2:1 का रेशियो रहता है। इसका अमोनिया और CO2 का जो रेशियो रहता है वो क्या होता है, 2:1 का। ये आप लोगों ने देखा ही यहाँ पर, या फिर 2 लिया था, ये 1 लिया था, तो 2:1 के रेशियो में दोनों कंबाइन कर गए, अमोनियम कार्बामेट बना। अमोनियम कार्बामेट का डिहाइड्रेशन हो गया, यूरिया बन गया, बस that's it। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब आता है यूरिया सिंथेसिस प्रोसेस। प्रोसेस के पार्ट से अमोनिया पंपिंग, अभी तो हम लोगों ने सिंपल एक रिएक्शन पढ़ ली, मगर रिएक्शन होगी कैसे, सेवरल पार्ट्स हैं, अमोनिया पंपिंग, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेशन, यूरिया सिंथेसिस चार, डिस्टिलेशन चार एंड फ्लैश ड्रम, वैक्यूम इवेपोरेटर, फिलिंग चार। ये पूरा डायग्राम यहाँ पर है, ये मैं नेक्स्ट टाइम से पूरा डिस्कस करेंगे। देखो दिख रहा है ना पूरा डायग्राम अच्छे से? यस मैम। दिख रहा है ना? जो स्लाइड शो कर रहे हैं, स्लाइड्स अगर आपको तो लैपटॉप से तो आपको इजीली अच्छे दिखेगा, मुझे नहीं पता मोबाइल में कैसा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए डिस्टिलेशन चार लगा हुआ है, फिलिंग चार लगा हुआ है, ये है ना, ये यहाँ पर यूरिया सिंथेसिस हो रही है।
अब ये कैसे काम करता है मैं नेक्स्ट टर्म से फिर बात हम लोग करेंगे, ठीक है। बल्कि आज मैंने सोचा था कि जो बच्ची का लास्ट टाइम पे रह गया था वो डिस्कस कर लेंगे, मगर अभी टाइम ज़्यादा हो गया। तो इतना समझ में आ गया है, यस मैम। है ना, क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स, क्या होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स, उनके क्या क्या उनके यूज हैं, ये सब चीज़ें हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके पास नोट्स तो है, तो फिर मैं इसके नोट्स नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, आपके पास नोट्स तो है ना, फिर पढ़ लोगे उससे। यस मैम, जो आपको भेजा था ना मैम ग्रुप पे मैम, वो वाले नोट्स हम लोग पास हैं। है तुम लोग पास, इससे तुम लोग पढ़ लो, बस ये जो मैं आपको समझा रही हूँ समझ लो, और कोई मटेरियल अगर चाहिए हो मुझसे तो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स,